गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया आरएलसी ऑसिलेशन विद बैटरी, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आरएलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। बैटरी आज डिस्कनेक्ट की जाएगी, उसके बाद इसकी एनालिसिस करी जाएगी। और ये भी जो टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे भी इधर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये टॉपिक ऐसा है बच्चों कि जब तक आप इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस नहीं पढ़ोगे, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना ही छोटा ना हो। इसलिए इसकी पूरा डिटेल एनालिसिस ज़रूरी है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप रिवीजन कर सकते हो और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है लेकिन समझ में आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज आरएलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। देखिए फिर बच्चों, पिछले एपिसोड की तरह आज फिर एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तीनों सीरीज में है। बच्चों, अब इसमें सवाल ये है कि रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से हटाकर 2 पे कब लगाया जाए। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर केस है, जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, उसी को मैं यहाँ पे डेरिवेशन में यूज करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उसी पे पूछा गया है। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि किसी मोमेंट पर इस कैपेसिटर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 हो गया था और इस सर्किट में करंट, आपने देखा पिछले एपिसोड में बताया कि करंट का नेचर अल्टरनेटिंग होता है, अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलती रहती है। तो मैंने ये माना कि जिस वक्त मैं रोटरी स्विच को 1 से हटा के 2 पे लगाया, उस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज Q0 जमा हो गया था और सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट 0 हो गई थी। उसी वक्त मैंने एक स्टॉप वॉच स्विच ऑन कर दिया। तो बच्चों, इसको लिखा जाएगा एट t इक्वल्स 0, Q इक्वल्स Q0 एंड I इक्वल्स 0। इसको मैथ की लैंग्वेज में इनिशियल बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। इज इट? अब बच्चों, चूंकि इस पे आपने दिखाया कि ये चार्ज हो चुका है, इस पे Q0 चार्ज मौजूद है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये वर्क करने की एबिलिटी रखता है। तो ये कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड पार्टी पॉजिटिव चार्ज पुश करेगा और इस सर्किट में करंट ग्रो करना शुरू करेगी। बच्चों, करंट का सर्कुलेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट ग्रो करना चाहेगी, लेकिन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो करंट के ग्रो करने का अपोज करता है। ये इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के ग्रो करने का अपोज करता है और शुरू में अपोजिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो करंट को ग्रो नहीं करने देता। इसलिए करंट की लोअर लिमिट यहाँ पे क्या लिखी जाती है, 0 ही लिखी जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस इंडक्टर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिक्रीज होने लगता है, इसका अपोजिंग इंटेंसिटी वीक पड़ने लगती है और करंट सर्किट में ग्रो करने लगती है। मान लो कि इसमें करंट ग्रो करने लगी। जब करंट ग्रो करने लगी तो आई और क्यू का रिलेशन क्या होगा बच्चों? करंट तो आप एंटी क्लॉकवाइज दिखाए हो। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज भी रिड्यूस होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होगा। तो जो क्यू होगा बच्चों, वो डिक्रीजिंग मोड में है। आई और क्यू को, इंस्टेंटेनियस करंट को कैलकुलस में आप कैसे डिफाइन करोगे वो मैं सिखाता हूँ कि आफ्टर सम टाइम एट t इक्वल्स t, q इक्वल्स q एंड I इक्वल्स माइनस dq बाई dt, चार्ज डिक्रीजिंग कंडीशन में होगा तो dq का साइन नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस होगा, तो I की वैल्यू आती है माइनस dq बाई dt, बिकॉज इंस्टेंटेनियस करंट I इज सपोज टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज आर्बिट्रेरीली। ये डायरेक्शन मैंने आर्बिट्रेरीली चूज किया है। शुरू में पता नहीं है कि क्या होगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा
कि इस सर्किट में भी करंट अल्टरनेटिंग हो जाती है और थोड़ी देर तक क्लॉकवाइज बहती है, थोड़ी देर तक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन शुरू में आप बिगनर हो तो पता नहीं है, तो कोई एक डायरेक्शन दिखा के काम करो। तो मैं करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा चुका हूँ। यानी कि इस प्लेट पे चार्ज डिक्रीज होगा तो डी क्यू का साइन नेगेटिव आएगा और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो इंस्टेंटेनियस आई को कैलकुलस में डिफाइन करोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू इक्वल्स क्यू एंड टी इक्वल्स टी। अब बच्चों ये जो लूप आपको दिखाई दे रही है, रोटरी स्विच आपने टर्मिनल 2 से लगा रखा है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, बैटरी कोई वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इस क्लोज लूप में आप फिर से लगाओगे किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए कैसे लगाता हूं। प्यारे बच्चों, जो क्लोज लूप नजर आ रही है ए बी सी टू डी ए, इस क्लोज लूप में मैं मूव करने वाला हूं और मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा और किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा। सपोज मैं टर्मिनल ए से मूव करना चाहता हूं तो इसका पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा वी ए, और आर को क्रॉस करते वक्त मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो प्लस आई आर लिखूंगा। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा हूं तो माइनस क्यू बाई सी लिखूंगा। करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो यहाँ प्लस एल डी आई बाई डी टी लिखा जाएगा। कन्वेंशन में कई बार आपको बता चुका हूँ। करंट का अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी, देन नथिंग 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 एंड नथिंग, देन स्टॉप एट ए इक्वल टू वी ए। बच्चों जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने इक्वेशन बना के लिखा हुआ है, देखिए आप। देखिए मूविंग क्लॉकवाइज वी ए प्लस आई आर माइनस क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स वी ए। फिर वी ए को राइट ट्रांसफर करूंगा तो वी ए माइनस वी ए जीरो हो जाएगा। जो बचेगा तीन टर्म उसको रिपीट करता हूँ, प्लस आई आर माइनस क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स ज़ीरो। इज इट। फिर अब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करी जाएगी, आई मीन माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ भी आई की वैल्यू पुट करी जाएगी माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो दिखाता हूँ फिर नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। बच्चों मैंने दो काम एक साथ कर दिया है, यहाँ आई की वैल्यू भी पुट किया, यहाँ आई की वैल्यू पुट किया और एल से पूरे को डिवाइड कर दिया। जब एल से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से एल एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू, और यहाँ आई की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, फिर आर बाई एल भी आएगा और एल से डिवाइड करने पर यहाँ आता है बच्चों माइनस क्यू बाई एल सी। यही मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ, देख लो आप। माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू माइनस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई एल सी इक्वल्स जीरो। फिर माइनस से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मिलता है डी टू क्यू बाई डी टी टू, यहाँ मिलता है प्लस आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई डी टी। फिर बच्चों यहाँ मिलता है प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल्स जीरो। अब जैसा मैंने कानेमेटिक्स में आपको डॉट मेथड सिखाया है, इसको आप लिख सकते हो क्यू डबल डॉट, इसको लिख सकते हो क्यू सिंगल डॉट। आर बाई एल एक कांस्टेंट होगा, उसको टू बीटा जूम कर लो। वन बाई एल सी भी कांस्टेंट होगा, उसको मेगा स्क्वायर जूम कर लो। और ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आई मीन क्यू डबल डॉट प्लस टू बीटा क्यू डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स जीरो। कंपेयर करने पर बच्चों ओमेगा की वैल्यू आती है वन अपॉन रूट एल सी, बीटा की वैल्यू आती है आर बाई टू एल। बच्चों आपने इसको टू बीटा माना है तो बीटा आएगा आर बाई टू एल। फिर मैं आपको पिछले एपिसोड में सिखाया किसका जो सॉल्यूशन है वो फिजिक्स में डिराइव नहीं करते, नहीं तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बहुत लेंदी हो जाता है। यहाँ पे मैथ में रटा हुआ सॉल्यूशन डायरेक्ट यूज़ किया जाता है और इसका डेरिवेशन मैथ में सिखाते हैं। तो पिछले एपिसोड में इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन बताया था, वही सॉल्यूशन आज मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। यूजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स वी कैन इजीली डिड्यूस द जनरल सॉल्यूशन of the above differential equation as q equals a naught into e power minus beta t
साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई से इक्वेशन नंबर 1। बच्चों मैथ में इसका डेरिवेशन पढ़ाते हैं, ये यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया और आप एग्जामिनेशन के लिए इसको लर्न कर लो। ए नॉट एक कांस्टेंट है, बीटा बता चुका हूँ, ओमेगा डैश बताने जा रहा हूँ, फाई की वैल्यू बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों डिराइव करने पर ओमेगा डैश की वैल्यू आती है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओमेगा और बीटा यहाँ पे निकाल चुका हूँ, यहाँ पे ला के पुट कर दोगे और डिराइव करने पर बच्चों फाई की वैल्यू आती है tan इनवर्स ओमेगा डैश बाई बीटा। ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ओमेगा और बीटा पुट करोगे तो फाई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। और बच्चों इसमें ये जो एक्सप्रेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ साइन, इसको इफेक्टिव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका सिंबल कैपिटल ए होता है, तो इसको डिफाइन करोगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल ए, दैट इज ए नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन हो गया। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि पिछले एपिसोड की तरह ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तभी मैं ग्राफ में आपको सिखाने जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दिया हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/LC, बीटा इक्वल्स R/2L, और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ओमेगा डैश फिर से बता दिया। ओमेगा और बीटा पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया ओमेगा डैश। ओमेगा डैश को रियल होने के लिए ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होने पर वो रियल नहीं रह पाएगा। इसको मैं पॉजिटिव बनाने की कंडीशन दे रहा हूँ। फॉर ओमेगा डैश टू बी रियल 1/LC शुड बी ग्रेटर देन R²/4L²। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव रूट लिया तो ये रिलेशन आया कि फॉर ओमेगा डैश टू बी रियल द रेजिस्टेंस R शुड बी लेस देन 2√L/C। बच्चों ये कंडीशन कंपटीशन में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि इस कंडीशन को लर्न किए रहना, ये मिलेगा क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में ऑसिलेशन को रियल होने के लिए ओमेगा डैश को रियल होना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 2√L/C होगा। तो बच्चों मैंने फिर से चार्ज के सोल्यूशन को रिपीट किया। अब करंट आई को आप कैसे आज डिफाइन करें हो, माइनस dq/dt, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा था इसलिए माइनस लगाए हो, तो माइनस डी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में ला के पुट किया, कांस्टेंट ए नॉट को बाहर निकाला, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, आई मीन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कैलकुलस में, ये आता है ओमेगा डैश इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई। तो हो गया बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आता है माइनस बीटा इंटू ई पावर माइनस बीटा टी। इन दोनों में से ई पावर माइनस बीटा टी को ले लो कॉमन, देखो मैंने कॉमन ले लिया, फिर अंदर बचेगा ओमेगा डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई माइनस बीटा साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पिछले एपिसोड की तरह लगाने जा रहे हैं। नाउ सपोज एस साइन अल्फा इज ओमेगा डैश and s cos alpha is beta, where s is a constant and alpha is also a constant। बच्चों ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कुछ ऐसे बनने वाला है, और उसमें से s कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई। बच्चों आप देख सकते हो कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं इसको समराइज करता हूँ तो ये मिलता है करंट आई इक्वल्स माइनस ए नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी इंटू कैपिटल एस साइन ऑफ अल्फा माइनस ओमेगा डैश टी माइनस फाई साइन ए माइनस बी। इन दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों एस की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड को स्क्वायर करो, सम करो, रूट ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस बचेगा और राइट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
बच्चों ऊपर मैंने ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, उसको ला के पुट करोगे तो इस रूट में पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा स्क्वायर का रूट लोगे तो ओमेगा आएगा। आई मीन कैपिटल एस की वैल्यू एग्जैक्टली ओमेगा होगा। फिर ये जो आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, यहाँ पे एस की जगह पे आप ओमेगा लिख दोगे। लेकिन अभी इसमें फाई एक अननोन है, ए नॉट भी अननोन है। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करो जैसे पिछली बार आपने किया था। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन एट टी इक्वल्स जीरो, क्यू इक्वल्स क्यू नॉट एंड आई इक्वल्स जीरो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको हम लोग मैथ की लैंग्वेज में बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। अगर ये इस्तेमाल करूँ क्यू वाले एक्सप्रेशन में, तो क्यू की जगह पे क्यू नॉट पुट कर दूंगा, टी की जगह पे जीरो पुट कर दूंगा, तो बच्चों यहाँ मिलेगा ए नॉट साइन फाइव। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बच्चों ये है क्यू का एक्सप्रेशन। अगर यहाँ जीरो पुट करोगे साइन फाइव बचेगा, यहाँ जीरो पुट करोगे ई पावर जीरो वन होगा, यहाँ ए नॉट बचेगा। तो क्यू की वैल्यू आती है ए नॉट साइन फाइव। देखा आपने, वही मैंने वहाँ पे रिपीट किया है। क्यू नॉट आता है ए नॉट साइन फाइव। गॉट इट। ऑर्डर चेंज करने पर, साइड चेंज करने पर हो गया नॉट साइन फाइव इक्वल्स क्यू नॉट से इक्वेशन नंबर 3। फिर ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को करंट के इक्वेशन में पुट करो। ये आपका करंट का इक्वेशन। टी को यहाँ जीरो पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा। एस को ओमेगा पुट कर डालो और आई को जीरो पुट कर डालो। तो बच्चों मिलेगा क्या आपको, जीरो इक्वल्स माइनस ए नॉट ओमेगा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव मिलेगा। और ये कोएफिशिएंट जीरो नहीं होता, इसलिए साइन फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा। गॉट इट। और यहाँ से देख सकते हो कि ए नॉट भी पॉजिटिव है, क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो साइन फाइव इस बार पॉजिटिव है। इस बार साइन फाइव पॉजिटिव है, पिछले एपिसोड में साइन फाइव नेगेटिव था। तो जब साइन फाइव पॉजिटिव है तो अल्फा माइनस फाइव, साइन अल्फा माइनस फाइव को जीरो से कंपेयर करोगे तो सोल्यूशन क्या लिखोगे दिखा रहा हूँ। साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव इक्वल्स जीरो, तो आप पढ़ रखे हो साइन जीरो जीरो होता है। तो इस बार अल्फा माइनस फाइव को आप जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो अल्फा की वैल्यू फाइव आएगी। आई मीन फाइव की वैल्यू अल्फा हो जाएगी। और अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी एज्यूम करे हो तो फाइव भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन फाइव ग्रेटर देन जीरो इस बार हो रहा है। तो फाइव की वैल्यू डिराइव होकर आ जाती है अल्फा। गॉट इट। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन में फाइव की वैल्यू अल्फा पुट करो। यहाँ पे फाइव की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, अल्फा। गॉट इट। करेंट का इक्वेशन यहाँ डिराइव करे हो, यहाँ भी फाइव की जगह पे रख सकते हो अल्फा। तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। इज इट। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ओमेगा डैश टी। तो साइन फंक्शन में अंदर का ओमेगा, सॉरी अंदर का नेगेटिव बाहर निकल आता है, तो ये नेगेटिव बाहर निकल आएगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो बच्चों करंट का इक्वेशन क्या बनेगा। अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे ये जो डिराइव करें अल्फा इक्वल्स फाइव, तो टेन अल्फा की वैल्यू टेन फाइव होगा। और ऊपर जो साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा था, उनको आपस में डिवाइड करने पर टेन अल्फा की वैल्यू आती है ओमेगा डैश अपान बीटा, और अल्फा की जगह पे फाइव लिख दिया। तो टेन फाइव आज डिराइव हो गया, इट शुड बी ओमेगा डैश अपान बीटा। फिर फाइव की वैल्यू निकालने के लिए टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, फिर ओमेगा डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बच्चों फाइव की वैल्यू सॉल्व होकर आती है टेन इनवर्स अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा। गॉट इट। और फ्रॉम इक्वेशन थ्री, जो ऊपर इक्वेशन थ्री डिराइव करे हो, वहां से नॉट की वैल्यू आती है क्यू नॉट अपॉन साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू ट्रायंगल बना के डिराइव कर सकते हो। देखो बच्चों ये टेन फाइव है, एक ट्रायंगल बना लो। टेन फाइव का मतलब होता है हाइट अपॉन बेस। इज इट। तो ट्रायंगल बना के यहाँ से साइन फाइव कैसे निकालोगे, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इज इट। तो आप समझ सकते हो कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैथ की लैंग्वेज में अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और हाइट की वैल्यू ओमेगा डैश होगा। तो नॉट की वैल्यू निकालते वक्त साइन फाइव की जगह पे क्या लिखोगे,
ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये पूरी पूरी क्वांटिटी ए नॉट की वैल्यू हो गई। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर इसको सॉल्व करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर आके ओमेगा हो जाएगा, फिर ओमेगा पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा क्यू नॉट ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। फिर ओमेगा डैश की वैल्यू ऊपर जो आपने लिखा है यहाँ पे ला के पुट कर दो, जी। और आप कह सकते हो कि नॉट इज ग्रेटर देन क्यू नॉट। बच्चों आप देखोगे तो क्यू नॉट का जो कोफिशिएंट यहाँ पे आपने लिखा है ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो ओमेगा से छोटा है, इसलिए ए नॉट की वैल्यू क्यू नॉट से बिगर होगा। आपने ये प्रूफ किया आज कि ए नॉट की वैल्यू क्यू नॉट से बिगर होगा। याद रखना, मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। तो यहाँ से ए नॉट का फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये सब फार्मूले कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से फाई का सॉल्यूशन आ गया, फाई का फार्मूला डिराइव हो गया और ए नॉट का फार्मूला यहाँ डिराइव हो गया और अल्फ़ा की वैल्यू फाई होगी ये भी पता चल गया। तो बच्चों मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि अल्फ़ा और फाई कैंसिल हो जाएगा तो साइन के बाद बचेगा माइनस ओमेगा डैश टी। तो साइन फंक्शन में से नेगेटिव बाहर आता है, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो करेंट का इक्वेशन आज मिलेगा ए नॉट ओमेगा ई पावर माइनस बीटा टी इंटू साइन ओमेगा डैश टी। इज इट? बच्चों जो साइन फंक्शन का कोफिशिएंट है यही करेंट का इफेक्टिव एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसको मैं आई नॉट एक सिंबल दे रहा हूँ। तो करेंट का सोल्यूशन आता है आई नॉट साइन ओमेगा डैश टी। करेंट का ग्राफ एक साइन फंक्शन होगा मगर उसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन है, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। जब आप करेंट का ग्राफ बनाओगे तो एम्पलीट्यूड को एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दिखाओगे मगर उसको पीरियडिकली ऑसिलेट होता हुआ दिखाओगे। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बच्चों करेंट एम्पलीट्यूड यहाँ रिपीट किया, ए नॉट का फॉर्मूला जो डिराइव किया ऊपर ये वाला उसको ला के यहाँ पे पुट कर दिया तो ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आई नॉट का फॉर्मूला बन के आता है क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस बीटा टी। बच्चों ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे क्योंकि इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल करंट का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, कांस्टेंट कतई नहीं होगा। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। एट टी इक्वल्स टी चार्ज का ये फंक्शन में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, फाई डिराइव कर चुका हूँ, ओमेगा डैश लिखवा दिया हूँ, ए नॉट का डेरिवेशन दे चुका हूँ। तो मान के चलो कि इसमें सब कुछ पता है और ये चार्ज का एम्पलीट्यूड होगा, ये चार्ज का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा, ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। इज इट? और फिर चार्ज पीरियडिक फंक्शन की तरह ऑसिलेट करेगा। तो बच्चों इसमें मैंने पहले तो साइन फंक्शन पे चार्ज को ऑसिलेट होता हुआ दिखा दिया और इस फंक्शन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश होगी। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा डैश होगा। फंडामेंटल पीरियड में समझा चुका हूँ, मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके गुजरने के बाद फंक्शन अपने पैटर्न को रिपीट करता है। कैसे? इस पॉइंट पे मैक्सिमम से डाउनवर्ड जा रहा था, फिर दोबारा इस पॉइंट पे मैक्सिमम से डाउनवर्ड जा रहा है। किस गैप को कहेंगे 2 पाई बाई ओमेगा डैश। ये जो ब्लू कलर से डॉटेड लाइन में बनाया हूँ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है और वही इसका फंक्शन है। ये इफेक्टिव एम्पलीट्यूड है नॉट इंटू पावर माइनस बीटा टी जिसको ये लिखा है। तो किसी मोमेंट पर ये इफेक्टिव एम्पलीट्यूड होगा और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और टी इक्वल्स 0 पर एक इनिशियल वैल्यू ए नॉट आएगी। लेकिन बच्चों पीरियडिक फंक्शन में एम्पलीट्यूड को प्लस ए नॉट माइनस ए नॉट करके नीचे भी दिखाते हैं। तो ये मिरर इमेज माइनस ए नॉट नीचे दिखा दो, ऊपर प्लस ए नॉट दिखा दो। इस ग्राफ का जस्ट ये
मिरर इमेज होना चाहिए और एक पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे ऑसिलेट होता हुआ दिखा दो। और फंडामेंटल पीरियड कभी पूछा गया तो आपका आंसर होगा 2π/ω', और ये इंस्टेंटेनियस हाइट इफेक्टिव एम्पलीट्यूड होगा जिसका फॉर्मूला होता है A0 × e⁻βt। इसके बाद बच्चों आप ऑसिलेशन ऑफ करंट के बारे में पढ़ो। तो ऑसिलेशन ऑफ करंट का ग्राफ आप खुद से बना लो, क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसा सिखाया हूँ वैसा ही आज भी मिला है। तो ग्राफ बन जाएगा, सिंपल इक्वेशन है, ये देखो, एम्पलीट्यूड को घटता हुआ दिखा दो और t = 0 रखोगे तो साइन 0 0 आएगा। तो आई की स्टार्टिंग 0 से कर लेना और एम्पलीट्यूड को घटता हुआ दिखा देना। बच्चों करंट का भी ग्राफ मोरालेस इसी जैसा होगा, बस फर्क ये होगा कि इस ग्राफ की शुरुआत ओरिजिन से होगी, पीक वैल्यू से नहीं होगी। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Stored energy in the electric field. At t equals t, the stored energy in the electric field UE equals Q²/2C. Is it? अब Q का डेरिवेशन में दे चुका हूँ, उसकी वैल्यू ला के यहाँ पे रख दो, 2C से डिवाइड कर दो तो UE का फार्मूला मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप फार्मूला खुद से क्रिएट कर लेना, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि सारा डेरिवेशन वहाँ कर नहीं पाओगी। फिर स्टोर्ड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। At t equals t, the stored energy in the magnetic field UB equals ½ Li², I equals -dq/dt। करंट I का फॉर्मूला डिराइव कर दिया हो, ला के पुट कर लेना, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा। फिर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव वोल्टेजेस। At t equals t, the inductive voltage VL equals L/di/dt। Is it? ये फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो करंट आई को डिफ्रेंशिएट कर लेना, एल से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडक्टिव वोल्टेज का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। फिर द कैपेसिटिव वोल्टेज वी सी इक्वल्स Q/C, Q की वैल्यू पुट कर लेना तो वी सी का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। एंड द रेजिस्टिव वोल्टेज वी आर इक्वल्स आई आर, आई को आर में मल्टीप्लाई कर लेना, वी आर मिलेगा। सो कैन बी इजिली डिटरमाइंड। ये 3 फार्मूले आप खुद से निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया। इतने सारे कॉन्सेप्ट कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सीखना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाएगा। देखिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे हुए हैं बच्चों, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो गया है। क्वेश्चन है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ। तो बच्चों इसमें 4 कैपेसिटर्स दिखाए हैं, एक बैटरी, एक रजिस्टर है, दूसरा भी रजिस्टर है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो सिंगल लूप के लिए पढ़ाई, इस सर्किट को सिंगल लूप में कन्वर्ट करना पहले मैं सिखा रहा हूँ। बच्चों आप डायग्राम देखो फिगर ए में, आप कह सकते हो कि ये 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसकी बाउंड्री मैंने पिंक कलर से बना रखी, इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा 3C। इज इट? और ये 2 रजिस्टर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप फार्मूला लगाओगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2R/3। तो एक डायग्राम मैंने और बनाया, यहाँ 2R/3 दिखा दिया, बैटरी दिखा दिया, और ये जो 3C होगा वो 2C के साथ सीरीज में माना जाएगा। तो कैपेसिटर में सीरीज का फार्मूला उल्टा होता है, सीरीज में फार्मूला होता है C1 + C2। तो जब वो फार्मूला लगा के इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो बच्चों आता है 6C/5। होप आप समझते होंगे। और ये तो 2R/3 होगा ही, पैरेलल में है तो यहाँ लगा दिया। बच्चों फाइनली ये मेरा सर्किट सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लूप में, जिसमें एक सिंगल R है, एक सिंगल C है और एक सिंगल बैटरी है। तो ये चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की तरह हो गया।
तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में सभी कंपोनेंट सिंगल सिंगल थे, तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट आप पढ़े हो आर इंटू सी। तार की जगह पे 2r/3 लिखोगे, सी की जगह पे 6c/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो टाउ की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने इजी बना के समझाया। टाउ इक्वल्स इक्वलेंट रेजिस्टेंस इंटू इक्वलेंट कैपेसिटेंस रेज टू r/3 इंटू 6c/5। सिंप्लीफाई करोगे आएगा 4rc/5। दिस इज आंसर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाकर कई बार पूछे गए हैं, तो ऐसे आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखना जरूरी होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये बुक पब्लिश कर चुका हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो वेबसाइट का यूआरएल दिया है, आप मेरी पर्सनल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो इस बुक को। ये मेरी बुक है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे मैंने लिखा है। एग्जाम्पल है बच्चों की फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ। बच्चों आप देख सकते हो कि मल्टी लूप का क्वेश्चन है, तो सिंगल लूप में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। इसमें तीन तीन इंडक्टर पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ पे तीन रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, फिर एक अलग से सीरीज में लगा है और एक बैटरी लगी है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। आप फिगर ए को वॉच करो, ये तीन पैरेलल में लगे हैं, तीनों का इक्विवेलेंट आएगा 12/3। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में इंडक्टर का कॉम्बिनेशन मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वैसे ही आएगा जैसे रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट आता है, मगर डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स चैप्टर में मिलेगा, थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 फार्मूला लगेगा। फिर सॉल्व करने पर हो जाएगा 3/12। फिर रेसिप्रोकेट करोगे तो आएगा 12/3। और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन डेरिवेशन दे चुका हूँ, ये तीनों पैरेलल में है, तो डेरिवेशन दे चुका हूँ। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उस मेथड से सॉल्व करोगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा R/9। बच्चों जब ये तीनों हटा के R/9 लगा दूंगा, तो R/9 के साथ R/6 सीरीज में माना जाएगा, और ये तीनों हटा के एक सिंगल इंडक्टर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू 12/3 होगी। इज इट। मैं नीचे फिगर बी में एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हूँ। प्यारे बच्चों R/9 और R/6 सीरीज में होंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे, तो सीरीज में R1 प्लस R2 लगता है, तो R1 प्लस R2 फार्मूला लगाओगे तो आएगा 5R/18, और इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल चुका हूँ 12/3, और ये बैटरी यहाँ पे रिपीट दिखा दिया हूँ। बच्चों फाइनली मैंने मल्टी लूप को सिंगल लूप में कन्वर्ट करा दिया। तो जब सिंगल लूप होगा तो एक सिंगल आर होगा, एक सिंगल एल होगा, एक सिंगल बैटरी होगी। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये ग्रोथ ऑफ करेंट वाला केस होगा। तो ग्रोथ ऑफ करेंट इन एन इंडक्टर में टाउ का फॉर्मूला पढ़े हो, L/R, L/R। L/R फॉर्मूले से इसका टाउ निकालोगे। देखो टाउ इक्वल्स L/R, दैट इज 12/3/5R/18। सॉल्व करने पर आता है 12L/5R। दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे किताबों में, और मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिए आप। मल्टी लूप क्वेश्चन पूछा है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ, ये पूछा हुआ है। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ। प्यारे बच्चों इस सर्किट में देखोगे कि आर यहाँ पे सी भी है, 2R है, आर है, एक बैटरी है। तो ये इसमें मल्टी लूप है और मल्टी बैटरी भी है। जब मल्टी बैटरी हो गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। मेथड बहुत इजी है, मैं सिखा रहा हूँ। इन मल्टी बैटरी का क्वेश्चन कैसे सिंगल लूप में कन्वर्ट होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ।
ये आपके लिए नई चीज़ है बच्चों, ये सब स्कूल लेवल पे इसको कोई पढ़ाता नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता। ये केवल कंपटीशन लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मल्टी बैटरी को सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना पहले सीखो। बच्चों 2E और R को यहाँ रिपीट दिखा दो, और इस बैटरी के साथ R नहीं है तो R इक्वल्स 0 मान लो कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू 0 है, ऐसा मान लो से। और बच्चों यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, खाली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को रिपीट दिखा दो, और सीरीज में एक 0 EMF की बैटरी लगा हुआ मान लो। ऐसे बच्चों तुम कह सकते हो कि इस डायग्राम में 3 बैटरी है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कह सकते हो 3 बैटरी है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और एक बैटरी ऐसी है जिसका EMF 0 है, और एक बैटरी ऐसी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दूसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तीसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। ऐसा एज्यूम कर लो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट EMF और इक्वलेंट स्मॉल r का फॉर्मूला पढ़े हो वो लगा दो। मैंने माना कि इन तीनों का इक्वलेंट EMF EE है और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस RE है। एक सिंगल R बचेगा, रिपीट कर दो, सिंगल C बचेगा, रिपीट कर दो, और यहाँ पे इक्वलेंट EMF का फॉर्मूला लगाओ। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट EMF का फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, सिग्मा E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। ये 3 बैटरी का क्वेश्चन है, तो 3 टर्म बनाओगे, नीचे भी 3 टर्म बनाओगे, है ना। फिर इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम एलसीएम कट जाएगा और न्यूमरेटर में बचेगा, ये करके देख लेना। न्यूमरेटर में आएगा E1R2R3 प्लस E2R1R3 प्लस E3R1R2, डिनोमिनेटर में आएगा R2R3 प्लस R1R3 प्लस R1R2। ऑडिट। और बच्चों आप समझ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे 0 है। प्यारे बच्चों इसको मैंने E1 माना है, इसको E2 माना है, इसको E3 माना है, इसको R1 माना है, इसको R2 माना है, इसको R3। तो जहाँ जहाँ R3 होगा वो वाला टर्म 0 होगा, जहाँ जहाँ E1 होगा वो वाला टर्म 0 होगा। ठीक से समझो, इसमें पेशेंस रखो, डरो मत। जहाँ जहाँ E1 होगा वो टर्म 0 होगा, और जहाँ जहाँ पे R3 होगा वो टर्म 0 होगा। तो प्यारे बच्चों E1 का एक टर्म 0 हो गया, और R3 के 2 टर्म है वो 0 हो गया। आई मीन 3 में से आपके 2 टर्म 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे E3 इंटू R1R2 हो गया, है ना। R1R2 हो जाएगा R इंटू 2R। बच्चों R1R2 होगा R इंटू 2R, और E3 होगा इक्वल टू E। गॉट इट। उसकी वैल्यू रख दूंगा तो आएगा E इंटू 2R स्क्वायर, है ना। फिर R1R2 आएगा 2R स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हूँ, थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया है, इससे डिस्टर्ब नहीं होना। R1R2 को 2R स्क्वायर यहाँ लिख दिया हूँ, इन दोनों में R3 मौजूद है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। फिर 2R स्क्वायर को कैंसिल करूँगा, कैंसिल हो के E बचेगा, इक्वलेंट EMF की वैल्यू E आएगी। फिर RE निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, LCM होगा, न्यूमरेटर में 3 टर्म आएंगे, फिर इसको रेसिप्रोकेट करोगे, RE की वैल्यू इतनी आएगी। तो जहाँ जहाँ R3 होगा वहाँ वहाँ 0 होगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, R1 और R2 की वैल्यू 2R स्क्वायर होगी। फाइनली इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा। आई मीन 3 बैटरी जो मैंने क्रिएट किया है उसका इक्वलेंट EMF तो E के बराबर आएगा, मगर इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0 आएगा। तो मैं अब एक नए डायग्राम में उसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ, और याद रखना कि ये E के बराबर आएगा, RE 0 होगा, सिंगल R सिंगल C तब भी बचा रहेगा। तो सिंगल लूप में जो सर्किट कन्वर्ट होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा।
सिंगल आर, सिंगल सी, सिंगल बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 आया है। तो बच्चों ये चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का केस हुआ, आई मीन ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो जब सिंगल लूप में चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की थ्योरी पढ़ाया था तो वहाँ पे टाउ का फॉर्मूला आर सी आया था, और यहाँ सिंगल सी बचा हुआ है। आर और सी को कर दो मल्टीप्लाई, इसको बोला जाएगा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल्स आर सी। तो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी देखिए बहुत सारे केस बताऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में भी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स चलेंगे, और याद रखना कि ये न्यूमेरिकल्स कंपटीशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपको ये सब बुक्स में दिख जाएंगे। इसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते। अच्छी रैंक लानी, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इसको सीखना ही पड़ेगा, और थोड़ी मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। तभी न्यूमेरिकल्स में और भी कराऊंगा अगले एपिसोड में, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और आप सीख जाओगे बच्चों। और जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके नीट का या जेई मेन का, उसको आप मेरे गाइडेंस में, मेरे वीडियो से, मेरी इन सारी किताबों से आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप सेल्फ स्टडी करके भी सब कुछ सीख जाओगे। आपको कोई महंगी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।